बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस क्लास में। और पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं सौर मंडल में पृथ्वी, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और विगत वर्ष में उस लेसन से बहुत सारे सवाल भी पूछे जा चुके हैं। लेकिन इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोब अक्षांश और देशांतर, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। और अगर आप ज्योग्राफी सीखना चाहते हैं तो बिना इस लेसन के ज्योग्राफी का आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आप ज्योग्राफी नहीं सीखें तो फिर आप इतिहास को नहीं सीख सकते हैं। इतिहास रटने की प्रक्रिया अलग है, वो आप कैसे भी रट सकते हैं, लेकिन वास्तव में अगर इतिहास को फील करना है तो फील करने के लिए आपको ज्योग्राफी आना चाहिए। क्योंकि कोई भी राजा कितना शक्तिशाली है यह डिपेंड करता है उसकी आर्थिक स्थिति पर, और आर्थिक स्थिति कितना मजबूत हो गया डिपेंड करता है उसके भौगोलिक स्थिति पर। और भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए भूगोल का अध्ययन करना जरूरी है। ठीक है। और अगर बात करें, अगर आप इतिहास नहीं सीखे तो फिर पॉलिटी नहीं सीख पाएंगे, और पॉलिटी नहीं सीखे तो फिर इकोनॉमी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सभी विषय का आपस में अंतर संबंध है। तो सभी विषय को समझने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक वे में विषय को पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास में हम भूगोल के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश और देशांतर। और इस लेसन को पढ़ने का एक मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल पर अगर बात करें तो इस लेसन को पढ़ने के लिए हम 6 भाग में बांट सकते हैं। पहला है पृथ्वी का रूप, दूसरा है पृथ्वी का प्रारूप। पृथ्वी का प्रारूप, पृथ्वी का रूप का मतलब पृथ्वी कैसा है। जैसे पुराने जमाने में बात करें तो पहले कहा जाता कि पृथ्वी तस्तरी नुमा है। कैसे धर्म ग्रंथ है नॉर्मली, जहाँ कहा जाता है कि पृथ्वी फैली हुई है, समतल है, चपाट है। फिर धीरे धीरे तर्क करने की शक्ति आई, और तर्क करने के बाद मनुष्य यहाँ तक पहुंच चुका है कि अब वो ऐसा पहले कल्पना करता था कि पृथ्वी गोल है, और अब उसके पास ऑथेंटिक प्रूफ भी मौजूद है, साक्ष्य मौजूद है, जिससे वो कह सकता है कि पृथ्वी ज्योट शेप का है। तो पृथ्वी के रूप, उसके बाद बात करें आखिर पृथ्वी, अगर पृथ्वी का कोई रूप है तो पृथ्वी को अध्ययन करना है। तो पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए हम पृथ्वी को हाथ में लेकर तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो पृथ्वी का कोई ना कोई मॉडल चाहिए, है ना। पृथ्वी का कोई ना कोई प्रारूप चाहिए, जिसे मॉडल ऑफ अर्थ कहते हैं। तो पृथ्वी का जो प्रारूप है उसे हम कहते हैं ग्लोब। तो उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी के प्रारूप ग्लोब के बारे में बात करेंगे। आखिर पृथ्वी के जब अध्ययन करेंगे तो पृथ्वी पर हम जानेंगे सबसे पहले पृथ्वी पर क्या क्या है और प्रत्येक चीज की स्थिति क्या है। स्थिति को हम कहते हैं लोकेशन। ठीक है। जैसे अगर आप बात करें, आज हम लोग बात करें तो जीपीएस के बारे में जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो जीपीएस क्या है, तो जीपीएस कहीं ना कहीं पृथ्वी पर प्रत्येक बिंदु की स्थिति बताती है। तो हम लोग जीपीएस पर बात करेंगे, जीपीएस कैसे वर्क करते हैं इस पर बात करेंगे। और स्थिति को समझने के लिए नॉर्मली क्या चाहिए, अक्षांश और देशांतर। तो हम लोग अक्षांश रेखा इस पर बात करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे देशांतर। चूंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कोई जगह है, ये लाइन है, और इस लाइन को हमने कहा 23 डिग्री। तो अगर कोई से पूछे कि कहाँ हो तो बोले कि 23 डिग्री पर। जैसे मान लीजिए तो कोई अगर कहे मैं किसी को कॉल लगाऊं, पूछो कहाँ हो अभी, वो बोले पृथ्वी पे। पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो फिर कैसे ढूंढूंगा। फिर उसे पूछूंगा अच्छा पृथ्वी पे कहाँ, फिर बोले भारत, फिर मुश्किल है। फिर यह अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल कि है कहाँ हो। फिर पूछो कहाँ हो तो बोले बिहार, बिहार में कहाँ, तो वैशाली, वैशाली में कहाँ, हाजीपुर। तो फिर धीरे धीरे आ रहा है एक पॉइंट पे। वैसे उससे पूछूं कि कहाँ हो तो बोलते 23 डिग्री पे हूं मैं। तो 23 डिग्री तो पूरा है, तो 23 डिग्री में कहाँ। तो कोई अगर ऐसी कोई रेखा होगी नॉर्मली मान लीजिए, और इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 6। अगर वो मुझे बताए कि मैं 23 डिग्री, ऐसे बहुत सारी रेखा है, इसका नाम 23, इसका नाम 24, इसका नाम 22 है, तो अगर उससे मैं पूछूं कहाँ हो तो बताए 23 डिग्री पे हूँ, तो इसे हमने अक्षांश कहा। अच्छा देशांतर कितना, तो 2 पे हूँ, तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि अच्छा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो इसीलिए जो ऐसा सोया हुआ लाइन है, पड़ी हुई लाइन, इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। और जितना खड़ी हुई लाइन है इसे देशांतर कहते हैं। तो अगर हमें देशांतर और अक्षांश का समझ हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है। स्थिति को समझने के लिए अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा को जानना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि चीजों को आप समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो इस लेसन को प्रॉपर क्या करेंगे हम लोग, कई भागों बांटे, 1 2 3 4 5। अच्छा मैं 6 भागों बोला तो 6 भागों बांट ही देता हूँ। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके जितने भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नॉर्मली जो अभी तक पूछे गए एग्जाम उस पर भी बात करेंगे, और इस लेसन के लास्ट में, सेट बुक के लास्ट में जो क्वेश्चन उस पर भी बात करेंगे। अच्छा देशांतर के साथ हम लोग समय पर भी बात करेंगे। अच्छा समय के बारे में नॉर्मली क्या ऐसा मान्यता है कि लोग समय को समझते हैं कि अगर यहाँ 7 बजा है, कहीं कॉल के हेलो कितना बजा, वो भी होता है कि 7 बजा है, तो मान लेते हैं कि अच्छा समय इक्वल। नहीं, समय का मतलब घड़ी में कितना बजे उससे समय का मतलब नहीं है। समय का अर्थ होता है कि आपके यहाँ जितना प्रकाश की मात्रा मौजूद है, मतलब सूर्य जिस स्थिति में आपके यहाँ मौजूद है वहां भी अगर उसी स्थिति मौजूद है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश उतना ही मौजूद है, तो हम यह समझें कि दोनों जगह प्रकाश बराबर है। अच्छा मान लीजिए
मैं अगर अमेरिका के, मान लीजिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, मतलब हाई पावर का कंट्रोल है, मैं जिसे जो कहूँ वो करने के लिए तैयार हो जाए, और मैं अमेरिका कॉल करूँ, अमेरिका के सारे व्यक्तियों को कह दूँ कि मेरे घड़ी में भी 6 बजा है, और सारे लोग अपने घड़ी में मेरे घड़ी से टाइम मैच करके 6 बजा लो, ठीक है। और समझिए, रात अमेरिका में रात है और यहाँ दिन है, और मैं उसे कॉल करके बोलूँ कि मेरे घड़ी में भी 6 बज रहा है, तो अपने घड़ी का टाइम भी 6 कर लो, सब 6 कर ले। इसका क्या मतलब, टाइम इक्वल है? नहीं, क्योंकि प्रकाश की मात्रा हमारे यहाँ मौजूद है, सुबह की 6 बज रहा है, और वहाँ मान लीजिए शाम का 6 बजे, मतलब शाम का 12 बज रहा है, ठीक है। हालांकि समय का एक रिलेशन होता है, उस पर बात करेंगे आगे। तो आप ये बताइए, जहाँ मेरे यहाँ जितना प्रकाश सूर्य की मात्रा मौजूद है, क्या अमेरिका में उतना ही सूर्य की मात्रा मौजूद है, सूर्य के प्रकाश की मात्रा मौजूद है? नहीं। तो समय का मतलब कितना बजा है टाइम में, उसे नहीं है। समय का मतलब है कि अभी आपके पास प्रकाश का कितना मात्रा मौजूद है, ठीक है। जैसे हम लोग सामने कहते हैं कि अभी टाइम बचा हुआ है, रात में समय है, ठीक है। तो समय हो तो हम नॉर्मली घड़ी देख के नहीं बताते हैं, हालांकि हमारा घड़ी भी सूर्य के प्रकाश को देख के मैच किया गया, इसलिए हम लोग एक आधार पर हम घड़ी को देख ऐसा उम्मीद कर लेते हैं। लेकिन अभी रात होने को है, ये हम सूर्य की प्रकाश की मात्रा को देख एज्यूम करते हैं। तो याद रखना है, समय कहते हैं ना कि घड़ी समय दिखाती है, घड़ी समय नहीं दिखाती है। समय का अर्थ है कि सूर्य के प्रकाश की कितनी मात्रा मौजूद है, उस पर हम लोग बात करें तो आपको चीजें समझ में आने लगेगी। मुझे लग रहा है चीजें आप समझ रहे हैं। चलिए, तो हम ग्लोब अक्षांश और देशांतर को समझना है, पूरा कंसेप्ट बनाना है, पूरा फील करना है। तो फील करने के लिए आपको इस लेसन को 6 भाग में बांटना पड़ेगा, और एक ही क्लास में पूरा पढ़ना पॉसिबल है नहीं। और चाहूँ तो 1 क्लास में पढ़ सकते हैं, 2 क्लास में भी पढ़ सकते हैं, 3 क्लास में पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा पढ़े कि फील हो, सब कुछ दिमाग में आ जाए और मजा आने लगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस लेसन को 3 भाग में बांटेंगे। एक लेसन में हम इतना अध्ययन करेंगे, हालांकि चलिए इतना तक अध्ययन कर लेंगे, और एक लेसन प्रॉपर एक वीडियो में, एक क्लास में इतना अध्ययन करेंगे। एक क्लास में अक्षांश रेखा पर बात करेंगे, अक्षांश रेखा के साथ ध्रुव को समझने की भी कोशिश करेंगे। और एक क्लास में, चलिए क्योंकि देख लीजिए, एक क्लास से हुआ हमारा, एक क्लास में इसे समझेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा समझेंगे। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे, पृथ्वी के रूप और प्रारूप और स्थिति के बारे में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं पृथ्वी का रूप। आप लोग सोच के बताइए, नॉर्मली जवाब दे दीजिए कमेंट में कि पृथ्वी का रूप कैसा है। क्या जब से विचार आना शुरू हुआ, जब से लोग सोचना चालू किए, आज हम लोग के पास तमाम चीजें मौजूद है, और हम लोग जानते भी हैं, सोशल मीडिया है, जो कुछ हुआ गूगल पे सर्च कर लिए। लेकिन क्या शुरू का जीवन भी इतना ही आसान था? क्या शुरू में जितने भी लोग मौजूद थे, क्या उन्हें पता था कि पृथ्वी गोल है? तो आपको पता, तो पुराने समय में ऐसा मान्यताएं थी कि पृथ्वी फ्लैट है, फ्लैट का मतलब छत जैसा है, और बिल्कुल पृथ्वी ऐसा छत जैसा है ऐसे, और यहाँ लोग रह रहे हैं, और लोग डर के मारे लंबी यात्रा भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था किसी छोर पर पहुंच जाए तो फिर गिर जाऊंगा, इसलिए लंबी यात्रा नहीं करते। तो सोचिए कितना जटिल था, लोग डरते थे आगे बढ़ने से। और अब तो कहा जाता है कि आगे बढ़ो, जीवन में जितना हो सके आगे बढ़ो, क्योंकि पानी हो या आदमी अगर ठहरे तो उसमें फिर कीड़ा लग जाता है, ठीक है। इसलिए जीवन में हमेशा चलते रहना है। तो बात करें क्या है, फ्लैट है। तो ऐसा शुरू में मान्यताएं थी, और बहुत सारे धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में ऐसा व्याख्या मिलता है, हालांकि धर्म ग्रंथ का मैं नाम लूंगा नहीं भी। तो बहुत से ऐसे धर्म ग्रंथ में जिसमें ऐसा मान्यताएं मिलती है कि पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी तस्तरी नुमा है। तस्तरी मतलब होता है प्लेट। लेकिन थोड़ा सा अगर तर्क की कसौटी पे खड़ा हो तो तर्क लगाइए, नॉर्मली देख लीजिए, अगर पृथ्वी फ्लैट होता, समझने वाली बात है, पृथ्वी अगर फ्लैट ऐसा होता पृथ्वी, तो सोच लीजिए अगर ऐसा सन है, सूर्य है, तो अगर सूर्य ऐसा है तो सूर्य का प्रकाश तो सभी क्षेत्र में पड़ेगा। हालांकि सूर्य जहाँ नजदीक है वहां भारी मात्रा में प्रकाश पड़ेगी, और जहाँ सूर्य नजदीक नहीं तो वहां भी तो कुछ ना कुछ मात्रा में प्रकाश पड़ेगा। लेकिन अगर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी के एक छोर में नॉर्मली अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है, एक ग्लोब है, तभी प्रकाश जिस दिशा में पड़ रहा है तो उधर तो पूरा दिन है, और जिस तरफ प्रकाश नहीं पड़ रहा है, जिस पार्ट में प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उधर तो पूरा डार्क नाइट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमते रहती है, तो जिस दिशा जिस तरफ प्रकाश पड़ रहा है हमेशा, मतलब हम क्या उम्मीद करते हैं, जिस तरफ प्रकाश पड़ रहा है तो उसे हम दिन कहते हैं, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ा उसे हम रात कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें, पृथ्वी अगर फ्लैट होता तो प्रकाश यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ अगर दिन कहें तो इसे हम रात कैसे कहेंगे, डार्क नाइट कैसे कहेंगे? क्योंकि प्रकाश कुछ न कुछ मात्रा में तो पड़ ही रहा है, और पृथ्वी पर चूंकि डार्क नाइट होता है। तो अगर पृथ्वी बिल्कुल ऐसा होता तो फिर हमेशा दिन ही रहता,
डार्क नाइट नहीं हो पाती, इसलिए इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसे बहुत सारे कुछ विचार हैं जिस विचार के द्वारा इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, जो अभी नहीं पढ़ना है, हम लोग आगे पढ़ते पढ़ते इस बात को भी समझेंगे। लेकिन एक बात और बताऊं, एक थ्योरी और है जिसके अनुसार इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया कि पृथ्वी तस्तरीनुमा है। तस्तरीनुमा मतलब प्लेट जैसा है। अगर आपको कोई बहुत लंबा प्लेट ले ले और सूर्य को लेकर अगर वहाँ सूर्य का लाइट डालें, ऐसा एज्यूम करना है, ठीक है, तो सूर्य का लाइट डालें तो आप पाएंगे कि एक छोर पे तो प्रकाश बहुत ज्यादा तीव्र पड़ रहा है, हाई इंटेंसिटी का लाइट पड़ रहा है, लेकिन किसी दूसरे छोर पर प्रकाश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ, प्रकाश का कुछ न कुछ मात्रा जा रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी तस्तरीनुमा होता तो पृथ्वी पर दिन होता और कहीं रात भी होता, तो वहां इतना घनी रात, डार्क नाइट तो नहीं होता, कुछ न कुछ मात्रा में उजाला मौजूद होती। आ रहा है समझ में? तो इसलिए पृथ्वी तस्तरीनुमा या पृथ्वी फ्लैट इस सिद्धांत को खारिज किया गया। हालांकि जो इस सिद्धांत को मानते हैं कि पृथ्वी तस्तरीनुमा है, वो कुछ थ्योरी और भी दिए, वो बोले कि नहीं, डार्क नाइट इसलिए होता है क्योंकि देखिए पृथ्वी जितना ऊंचा रहेगा, समझ रहे हैं, पृथ्वी जितना और सूर्य जितना ऊंचा रहेगा उतना ज्यादा प्रकाश का विस्तार होगा। आप इस बात को जानते भी हैं कि प्रकाश, मान लीजिए सूर्य जितना दूर है प्रकाश उतना भारी मात्रा में पड़ेगा, और प्रकाश जैसे जैसे नजदीक लिया, जैसे मान लीजिए एक टॉर्च है, तो टॉर्च अगर पीछे है तो इसका लंबा प्रकाश, एक ज्यादा भारी मात्रा में प्रकाश इस पर पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टॉर्च को नजदीक ले आऊं तो इसका बिल्कुल एक जो पॉइंट है उतना ही प्रकाश इससे पड़ पाएगा। तो जब लोगों ने कहा कि अगर पृथ्वी फ्लैटनुमा होता तो फिर सूर्य जो है फ्लैटनुमा होता, अगर सूर्य यहाँ है, समझना है, सूर्य ज्यादा ऊपर है तो सूर्य का प्रकाश सभी पॉइंट पर पड़ता है, तो एक पॉइंट पर अगर दिन है तो दूसरे पॉइंट पर रात तो होती, जिसे हम रात, अगर हम रात कहें कि प्रकाश कम पड़ना को रात कहते हैं, तो रात तो होता लेकिन डार्क नाइट नहीं होता। तो जो इस विचार को मानने वाले हैं वो लोग तर्क दिए कि नहीं, सूर्य ज्यादा दूर नहीं है, सूर्य नजदीक है, और जब सूर्य नजदीक आएगा तो उसका भारी मात्रा प्रकाश एक ही पॉइंट पर पड़ेगा, दूसरे पॉइंट पर नहीं पड़ेगा। जैसे समझिए सूर्य को हम पृथ्वी में चिपका देंगे, तो जब सूर्य पृथ्वी में चिपक जाए, लगभग नजदीक आ जाए, तो नजदीक आने के बाद समझने वाली बात है, तो यहाँ तो दिन होगा और इस पॉइंट पर रात नहीं हो पाएगी, इस पॉइंट पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, इस पॉइंट पर रात हो जाएगी। तो शुरू वाले देखिए, याद रखना है कि लोग अपनी बात मानने के लिए कई प्रकार के तर्क देते हैं, और कहा जाता है ताकि उस समय इतना तकनीक विकसित नहीं था तो कई बातों को मानना भी जरूरी था। हालांकि जैसे जैसे समय चेंज हुआ तो फिर बात आया कि ध्रुव तारों को आप देखते हैं हमेशा नॉर्थ पोल में, जैसे सौरमंडल में पृथ्वी का जब हम अध्ययन किए तो उसमें पता चला कि ध्रुव तारा कहाँ मौजूद है, तो ध्रुव तारा मौजूद है नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ अगर पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल के सीधे ध्रुव तारा मौजूद है। तो अगर पृथ्वी तस्तरीनुमा है, पृथ्वी अगर फ्लैट जैसा है, तो उत्तरी गोलार्ध से तो हम ध्रुव तारा को देख लेते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि दक्षिणी गोलार्ध से ध्रुव तारा को देखना संभव नहीं है। अच्छा एक बात और इसमें सवाल आ जाएगा कि पृथ्वी फ्लैट है तो फिर उत्तरी गोलार्ध कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? तो कहा गया कि इधर उत्तरी गोलार्ध है और इधर दक्षिण गोलार्ध है, और जो ध्रुव है बीच में मौजूद है। ऐसा विचार आता था, समझना है थोड़ा सा, मैं मोटा मोटी बता देता हूँ एक बात जो आपको आइडिया लगे कि अच्छा कैसे कैसे हम इस विचार तक पहुंचे कि पृथ्वी गोल है। तो ऐसा कहा गया, तो कहा गया अगर मान लीजिए पृथ्वी फ्लैट है तो अगर इधर से हम ध्रुव तारा को देख रहे हैं और पृथ्वी छत जैसा है, तो फिर दूसरे जो गोलार्ध है वहां से भी हम ध्रुव तारा को देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दो कि दक्षिणी गोलार्ध से ध्रुव तारा को देखा नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पृथ्वी ऐसा है और ऊपर से देख पा रहे हैं और इधर से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उत्तर दिशा में ध्रुव तारा मौजूद है इसलिए उत्तरी गोलार्ध से देख पाते हैं। अगर दक्षिण दिशा में मौजूद होता तो फिर हम दक्षिण गोलार्ध से देख पाते ध्रुव तारा को। फ्लैट होता तो फिर हम कहीं से भी देख पाते ध्रुव तारा को, क्योंकि छत पर से अगर छत के एक सिरा पे एक लड़का खड़ा हो तो जितना चीजों को देख सकता है, आप दूसरे सिरा पर खड़ा होकर भी उतनी चीजों को देख सकते हैं, क्योंकि तारा तो आप करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर से भी देख सकते हैं। ये समझने वाली बात है। तो इसीलिए चूंकि ध्रुव तारा को नहीं देख पाते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि सूर्य इतना पृथ्वी के नजदीक नहीं है कि एक ही क्षेत्र पर प्रकाश दे पाए, दूसरे क्षेत्र पर नहीं दे पाए। अगर यह मान ले भी कि नजदीक है, तो हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में इतनी हीटिंग एनर्जी है, अगर सूर्य नजदीक आए तो फिर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ना प्रकाश संश्लेषण हो पाएगी, ना जीव यहाँ ठीक ठाक स्थिति में रह सकते हैं। इसीलिए तमाम तर्क के साथ इस विचार को खारिज किया गया और एक नया थ्योरी आया, पाइथागोरस नाम के सबसे पहले दार्शनिक ने विचार दिए कि पृथ्वी गोल है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा था, तो उनका नाम है पाइथागोरस। मुझे लग रहा है तमाम चीजों को आप समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि पृथ्वी का रूप कैसा है। तो पृथ्वी के बारे में बात की, अभी पृथ्वी कैसा है तो उस पर भी बात करते हैं। तो पृथ्वी गोल है, यह बात सबसे पहले किसने बताया था, तो उनका नाम था पाइथागोरस। इसके बाद
हालांकि पाइथागोरस इसके समक्ष में कुछ तर्क नहीं दे पाए कि पृथ्वी गोल क्यों है, लेकिन कुछ चीजें थी मौजूद। लेकिन तो लंबा तर्क जो होता है जिससे लोग सेटिस्फाइड हो जाए, ऐसा कुछ तर्क नहीं दे पाए। लेकिन सवाल एक कई एग्जाम में आ चुका है कि किसने कहा सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है, तो उनका नाम क्या है, पाइथागोरस। याद रखना है। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं, अरस्तु, न्यूटन, गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर यह साबित कर दिया कि पृथ्वी गोल है। केपलर ने कई थ्योरी भी दी जिससे पता चला पृथ्वी गोल है। लेकिन आपसे सवाल पूछा है कि सबसे पहला कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया पृथ्वी गोल है, तो आपको नाम क्या याद रखना है, पाइथागोरस। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे पूरा, गैलीलियो ने कैसे बताया, न्यूटन ने कैसे बताया, केपलर ने कैसे बताया, और बहुत मजेदार कहानियां सबका, मजेदार कहानियां। ठीक है, तो हम सब पर बात करने वाले हैं आगे। अब हम बात करें, लेकिन अभी आधुनिक बात करें तो एक व्यक्ति हैं जिन्हें भूगोल का पिता भी कहते हैं, उनका नाम है इराटोस्थेनीज। याद रखना है, उनका नाम क्या है, इराटोस्थेनीज। तो अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी समझने वाली बात है। ये पृथ्वी है, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। तो मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी का सबसे पहले व्यास निकाले, उनका नाम है इराटोस्थेनीज। क्या नाम है, इराटोस्थेनीज। तो इराटोस्थेनीज ने इराटोस्थेनीज ये सबसे पहले पृथ्वी का व्यास निकाले, पृथ्वी का परिधि निकाले। और पृथ्वी का परिधि की बात करें तो पृथ्वी का परिधि है 40,000 किलोमीटर। याद रखना है, कितना है, 40,000 किलोमीटर पृथ्वी का परिधि है। अब बात करें मतलब कहाँ, भूमध्य रेखा से। ठीक है, उस पर बात करेंगे नॉर्मली कैसे। तो इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले क्या किया, पृथ्वी का परिधि निकाला। और इराटोस्थेनीज ने कुछ ऐसा तरीके हैं, अगर वह तरीका आपको जानना है तो उस पर कभी बात करेंगे। क्योंकि इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी का क्या किया, तो पृथ्वी के देखिए, पृथ्वी के ठीक बीच में एक रेखा पृथ्वी से गुजरती है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और पृथ्वी पे यहाँ मौजूद है ध्रुव। थोड़ा सा आपको समझना, इस बात को याद करना पड़ेगा, हम आगे बताएंगे ऐसा क्यों है। तो यहाँ क्या मौजूद है, इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और इसे कहते हैं साउथ पोल। और आपको पता है कि केंद्र, ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है। और ये क्या है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या। केंद्र से, जैसे मान लीजिए पूरा पृथ्वी अगर गोल है, और आप जानते हैं केंद्र से परिधि, ये वाला पूरा परिधि है। परिधि का मतलब बाउंड्री। आप अगर गोलाकार घर बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए भूसकुल्ला समझते हैं, जिसमें गांव में भूसा डाला जाता है, तो भूसकुल्ला है। क्या बोलते हैं, अलग क्षेत्र में अलग नाम है, हमारे बिहार में उसे भूसकुल्ला कहा जाता है। तो अगर वो भूसकुल्ला है मतलब प्रॉपर वो क्षेत्र है, और उस क्षेत्र में आप मान लीजिए कि छू रहे हैं, सारे सरफेस को छू रहे हैं, तो किसी भी क्षेत्र का जो बाउंड्री होता है उस बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि, सर्कमफ्रेंस। लेकिन वह क्षेत्र अगर आयताकार है तो उसे परिमाप कहते हैं या परिमिति कहते हैं। अगर वृत्ताकार है, गोलाकार है, तो उसे परिधि कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा पृथ्वी है, तो ये जो पूरा आपको बाहर से दिखाई दे रहा है बाउंड्री, इसको क्या कहते हैं, परिधि, सर्कमफ्रेंस। तो उसे देख लीजिए, और ठीक इसके बीच में, अगर बीच में एकदम घुस जाए कैसे भी, और ठीक एकदम बीच में जाकर बैठ जाए, उसे केंद्र कहते हैं। और केंद्र से और ये वाला जो बाहरी बाउंड्री है, इसके बीच की जो दूरी है उसे कहेंगे त्रिज्या, रेडियस। चलिए अब देख लीजिए, एक पृथ्वी है, और पृथ्वी में एक क्या है, केंद्र है। और केंद्र से बाहर का जो बाउंड्री था उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो उस हिसाब से देखिए, तो ये अगर केंद्र है तो ये भी तो बाहर का बाउंड्री है, तो इसके बीच की दूरी को भी क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। जब इस त्रिज्या की बात की गई तो ये जो त्रिज्या है 6,357 किलोमीटर। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6,357 किलोमीटर। और अगर इस त्रिज्या की बात की गई, इस त्रिज्या की, तो ये है 6,378 किलोमीटर। सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हैं इस बात को। एक चूड़ी लीजिए, क्या लीजिए, चूड़ी, पहनने के लिए नहीं, एक प्रयोग करना है। एक वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मापिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मापिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी मापिए, यहाँ से यहाँ की, 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 हर जगह से हर जगह की दूरी मापिए। आप पाएंगे कि ई जितना लंबा है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 होगा, 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 ये भी 7 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ हम दूरी मापे और ये पहुंचा 5, और यहाँ दूरी, तो समझना है क्या कि सब साथ साथ आ रहा है। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट अगर सोच लीजिए नॉर्मली कि ये वाला कितना हो गया, तो ये वाला जो इधर का कुछ क्षेत्र है, ये वाला प्रॉपर ये आ रहा है 5, और ये वाला इधर का जो क्षेत्र वो आ रहा है 5। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ से कुछ ना कुछ चपटा है भाग, और यहाँ से कुछ ना कुछ चपटा है भाग। ठीक से देखिए, पृथ्वी का अगर इधर देखा जाए तो इधर कितना है, 6,378 किलोमीटर,
इधर भी 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। लेकिन ये वाला जब देखा गया नॉर्मली, ये ऊपर की अगर देख लीजिए तो ये कितना है 6357। नीचे की ओर देखा जाए तो ये भी कितना है 6357 किलोमीटर। सोचिए बात साफ साफ, इसका मतलब है, अच्छा ये कितना है, जवाब आपको देना है 6378 किलोमीटर। चूंकि समझना इस बात को, अब इधर देख लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ठीक बीच में केंद्र है, और केंद्र से ऊपर की ओर अगर यहाँ तक देखे त्रिज्या तो कितना है 6357 किलोमीटर। नीचे की तरफ देखे तो कितना है 6357 किलोमीटर। लेकिन अगर ये जो आपको बाउंड्री दिखाई दे रहा है, ये वाला जो उभरा हुआ भाग है, निकला हुआ भाग, ये वाला प्रॉपर, ये वाला यहाँ की बात करिए सब, तो ये कितना है 6378 किलोमीटर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केंद्र से ये वाला भाग उभरा हुआ निकला हुआ है और ऊपर वाला भाग चपटा है। ऊपर वाला भाग क्या है, चपटा है। तो इराटोस्थेनीज ने यहाँ से बताया कि अच्छा पृथ्वी का ऊपर वाला भाग चपटा है और बीच वाला भाग उभरा हुआ है। क्यों है ऐसा? अब केंद्रीय बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी जब घूमता है, याद रखना है पृथ्वी जब घूम रहा होता है तो घूमने के बाद घूर्णन के कारण इसका जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, वह बल जो बाहर की ओर लगे। तो ठीक बीच में केंद्र है और केंद्र से फोर्स कहाँ, बाहर की ओर लग रहा है। जैसे मान लीजिए बीच में फोर्स है तो फोर्स बाहर की ओर लग रहा है, तो बाहर की ओर लगने के कारण जो बीच का भाग है वो बाहर की ओर भागना चाहता है, तो हम कहते हैं कि बीच का भाग उभरा हुआ है। ठीक है, अब फिर सवाल मन में आएगा तो फिर यहाँ तो ये भी तो बाहर की ओर, तो ऊपर क्यों नहीं निकला? तो नॉर्मली जब कोई चीज घूर्णन करती है तो उसका जो अपकेंद्रीय बल है वह ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर शिफ्ट हो जाती है। इस पर हम 11th क्लास में बात करेंगे। शिफ्ट हो जाती है, यही रीजन है कि पृथ्वी का जो बीच का भाग है उभरा हुआ है और ध्रुव का भाग क्या है, चपटी है। आ रहा समझ में? चलिए, तो हम ये समझते हैं तो इराटोस्थेनीज ने जब इस प्रयोग को किया तो क्या पाया, जो 6357 है कहाँ का व्यास है, कहाँ का त्रिज्या है, तो यह त्रिज्या है ध्रुवीय त्रिज्या। तो इसे कहते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो 6357 अगर पूछे तो कहाँ है, तो इसे कहते हैं ध्रुवीय त्रिज्या। ध्रुवीय त्रिज्या। और ये जो है 6378 ये क्या है, तो ये है विषुवत रेखीय त्रिज्या या भूमध्य रेखीय त्रिज्या। विषुवत रेखीय क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष में सूर्य 2 बार इस रेखा पर पूरा 90 डिग्री का कोण बनाकर प्रकाश डालती है, प्रत्यक्ष प्रकाश डालती है पूरे वर्ष में 2 बार, और इसी स्थिति को विषुव कहते हैं। और चूंकि विषुव इसी रेखा पर, पृथ्वी के इसी रेखा पर होता है। अच्छा, इसी पर क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मल देखिए जब मैं टॉर्च जलाऊंगा तो टॉर्च जलाने के बाद जो भाग उभरा होगा उसी पर तो सबसे ज्यादा प्रकाश की मात्रा पड़ेगी। वर्ष में ऐसा 2 बार होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्ष में ऐसा 2 बार होता है, इसीलिए नॉर्मली याद रखना है कि इसे विषुव कहते हैं। और चूंकि विषुव की घटना इसी रेखा पर होती है इसलिए इस रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। और नॉर्मली यही रेखा का त्रिज्या है इसलिए इसे विषुवत रेखीय त्रिज्या कहते हैं, विषुवत रेखीय त्रिज्या। ठीक है, तो चलिए इसे क्या कहेंगे हम, विषुवत रेखीय त्रिज्या। मुझे लग रहा है चीज को आप समझ रहे हैं। अब देखिए ध्रुवीय त्रिज्या और विषुवत रेखीय त्रिज्या में कितना अंतर है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो विषुवत रेखीय त्रिज्या और ध्रुवीय त्रिज्या में 21 किलोमीटर का अंतर है। अच्छा, 21 किलोमीटर का अंतर है, मतलब कोनो कोई ज्यादा होगा कोनो कोई कम होगा। कौन ज्यादा है कौन कम है, तो देख लीजिए। आप जानते भी हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जो व्यास होती है, सबसे बड़ी जो त्रिज्या होती है, सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं। मैथ पढ़ोगे आप तो देख लीजिए, ये सबसे बड़ी है और यह सबसे छोटी। तो जाहिर सी बात है ये वाला भाग क्या होगा, चपटा होगा, और ये वाला भाग क्या होगा, चपटा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए 6357 किलोमीटर है तो ये वाला कम है, और ये वाला भाग अगर देखें तो 6300 क्या है 78 किलोमीटर, तो ये ज्यादा है। यही रीजन है कि पृथ्वी ऊपर से क्या है, इसी आधार पर, यही रीजन, इसी आधार पर इराटोस्थेनीज ने कहा पृथ्वी क्या है, ऊपर से चपटी है, मतलब ध्रुव की तरफ से चपटी है और विषुवत रेखा की तरफ से उभरी हुई है। तो इराटोस्थेनीज ने पृथ्वी के बारे में कहा, क्या कहा कि पृथ्वी का रूप कैसा है, तो पृथ्वी का रूप नॉर्मली क्या कहा, पृथ्वी के रूप में कहा गया कि पृथ्वी, याद रखना है, ध्रुव पर से क्या है, तो चपटी है, चपटी है। और अगर इक्वेटर बात करें, विषुवत रेखा को जिसमें इक्वेटर कहते हैं, तो अगर इक्वेटर पर बात की तो इक्वेटर पर क्या है, उभरी हुई है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि आखिर पृथ्वी इक्वेटर पर क्यों उभरी हुई है, तो इसका साफ साफ रीजन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल। देखिए सिलेबस की कुछ मान्यताएं होती, क्योंकि इस क्लास में ये नहीं जानना चाहता कि उभरी क्यों है,
अभी बस आप याद रखें कि इक्वेटर पर ओवरी इसलिए क्योंकि अपकेंद्रीय बल है। आगे हम लोग बात करेंगे, बहुत गहन बात करेंगे। हालांकि यहाँ पर डिटेल में बात करें तो फिर इंसर्ट ही नहीं रह जाएगा। हम लोग अगर सिलेबस के हिसाब से चले तो फिर सब कुछ धीरे धीरे सीखते चल जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेटर पर ओवरी है क्यों? अपकेंद्रीय बल के कारण। और ध्रुव पर चपटी है क्यों? वो भी रीजन होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। तो चपटी है। अच्छा, ये बात पता कैसे चला? मुख्य है इस लेसन में कि बात ये पता क्यों चला? तो पता इसलिए चला क्योंकि इरेक्टोस्थिनिस से जब त्रिज्या निकाला तो पता चला ध्रुवीय त्रिज्या विषुवत-रेखीय त्रिज्या से कम है। कितना कम है? 21 किलोमीटर कम है। यही रीजन है कि पता मतलब यही आधार पे कहा गया कि ध्रुव पे पृथ्वी चपटी है और विषुवत रेखा पे उभरी हुई है। अब ये जो आकृति जब बनती है, ऐसी आकृति बनती है, इसी आकृति को कहा गया जियोइड। जियोइड, और इसे हिंदी में कहते हैं भू-आभ। और याद रखना है, कई लोग ऐसा बताते हैं कि भू-आभ का मतलब होता है कि वैसा आकृति जिसमें ऊपर से चपटी और नीचे से फैली हो। नहीं, भू-आभ का मतलब नहीं होता है साफ साफ। भू-आभ का मतलब होता है कि वैसी आकृति जो है भूमि जैसा आभास दे। चूंकि भूमि का मतलब साफ साफ है कि ऊपर भूमि ऐसा चपटी हुई है, लेकिन अगर आप बात करें तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि पृथ्वी ऊपर से चपटी नीचे से चपटी हुई है, ऐसा नहीं है। ऊपर से चपटी नीचे से चपटी पृथ्वी नहीं। पृथ्वी का वास्तव में अगर आकृति बताऊं आपको तो पृथ्वी की आकृति ऊपर से तो चपटी है, लेकिन ऐसी है, कहीं से उबर खाबर ऐसे, इतना भी ज्यादा नहीं, ऐसी आकृति, पूरी गोल नहीं है। अब चूंकि ऐसा क्यों? तो चूंकि आपको पता है कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं महासागर वगैरह कुछ कुछ मतलब स्थलाकृति है। अब इसको एक एवरेज थ्योरी के अनुसार अगर देखें तो एवरेज थ्योरी के अनुसार चूंकि जहां धंसा हुआ है कहीं उठा हुआ है, तो उठा वाला भाग को एज्यूम किया गया कि थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ज्यादा उठा हुआ है तो इसे एज्यूम किया है कि थोड़ा सा धंसा हुआ है, और जो धंसा हुआ है थोड़ा सा एज्यूम किया है कि उठा हुआ है, और इसे करके एक एवरेज मान लिया कि पृथ्वी ऐसा है, फिर एवरेज मान लिया कि पृथ्वी ऐसा है, एवरेज मान लिया गया पृथ्वी ऐसा है, एवरेज मान लिया पृथ्वी ऐसा है, तो जिसे में गोल जैसा प्रतीत होता है। आ रहा समझ में? तो पृथ्वी की अगर आपसे पूछे आज के बाद कोई सवाल कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति भू-आभ। और भू-आभ का मतलब होता है कि दुनिया में ऐसे सारे आकार जो पृथ्वी जैसे हो उसे भू-आभ कहेंगे। जैसे सूर्यवंशम अगर मूवी देखें आप अमिताभ बच्चन का, उसमें एक सीन है ऐसा कि अमिताभ बच्चन आते हैं, जो जवान अमिताभ बच्चन, हीरा ठाकुर, हाँ हीरा ठाकुर, हाँ, और वो कहते हैं जो बड़े, उनका नाम क्या है मुझे याद नहीं फिलहाल, तो चौधरी साहब मान लीजिए, उनका ऐसा इमेज चौधरी साहब जैसा, तो कहते हैं कि जो हीरा ठाकुर कहते हैं, मतलब उनका बच्चा क्या कहता है कि दादाजी बिल्कुल आप जैसे हैं। तो हीरा ठाकुर कहता है नहीं, दादाजी मेरे जैसे नहीं, मैं उनके जैसा हूँ। तो ही बात याद रखना है कि भू-आभ उसे नहीं कहते हैं नॉर्मली। भू-आभ मतलब जैसे कोई कहे कि, जैसे शुरू में ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वी सेब जैसा है, पृथ्वी नाशपाती जैसा है, पृथ्वी नारंगी जैसा है। तो याद रखना कि पृथ्वी पहले क्या पृथ्वी आया, तो उसके आधार पर सही परिकल्पना यह होगा कि जो अगर मान लीजिए सेब, अगर मान लीजिए पृथ्वी और सेब की आकृति मिलती तो हम क्या कहेंगे? सेब है वह पृथ्वी जैसा है, ठीक है, नारंगी पृथ्वी जैसा है, ना कि पृथ्वी सेब जैसा है। समझ रहे बात को? तो बताइए जियोइड सेब किसे कहेंगे, भू-आभ किसे कहेंगे? जो पृथ्वी जैसा उसे भू-आभ कहेंगे। एनसीईआरटी के 6th क्लास के एनसीईआरटी में पहले लेसन में ये बात दिया हुआ है, जियोइड मतलब पृथ्वी के जैसे आकृति वाली। तो मुझे लगता है इस बात को आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी का रूप कैसा है। तो पृथ्वी का रूप कैसा है? पृथ्वी ध्रुव पर से चपटी और बीच से उभरी हुई है। इसी आकृति को क्या कहेगा? जियोइड कहा गया, भू-आभ कहा गया। भू-आभ किसे कहते हैं? जो भू जैसा आभास दे उसे भू-आभ कहते हैं। कंप्लीट है बातें? कंप्लीट है। हम लोग अब आगे देखते हैं। इसे नोट कर लीजिए और इसे याद रखना है सारा मामला को। तो इस बात को अगर बात कर लिए तो अगला हमें पढ़ना पड़ेगा नॉर्मली पृथ्वी का रूप देख लिए। अब हमें पढ़ना है पृथ्वी के प्रारूप के बारे में कि पृथ्वी का प्रारूप क्या है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? पृथ्वी का प्रारूप। देखिए पृथ्वी के रूप को अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म ऑफ अर्थ, और पृथ्वी के प्रारूप को कहेंगे मॉडल ऑफ अर्थ। मॉडल ऑफ अर्थ, इसे समझना है। तो पृथ्वी का प्रारूप क्या होगा? अब समझिए पृथ्वी पे बहुत सारी घटनाएं हो रही है, उसी घटना का तो अध्ययन करना है कि आखिर भूकंप कब आ रहा है, जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, मौसम कैसे बदला है, दिन रात कैसे हो रही है, इन सब घटना का अध्ययन करना है। तो पृथ्वी को हाथ में लेकर तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना पृथ्वी का एक ऐसा मॉडल बनाया जाए। ठीक है, जैसे आप अगर किसी क्षेत्र में जाइए तो आपको मिलता है तारामंडल। तो तारामंडल क्या है? तारामंडल एक प्रकार का जो हमारे अंतरिक्ष में जो चीजें विद्यमान है उसे समझने का एक मॉडल है। अरे समझ में, नमूना है।
जिससे जब आपका एग्जामिनेशन होता है तो एग्जामिनेशन से पहले मॉडल पेपर आता है। मॉडल मतलब क्या, उसमें जो सवाल वही एग्जाम में आएंगे नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे तो उनका पैटर्न क्या होगा, कितने ऑब्जेक्टिव में होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे, उस मतलब जो एग्जाम के मॉड्यूल को समझने के लिए एक मॉडल आता है, नमूना। हालांकि हमें नमूना कहा जाता है, जो ज्यादा काबिल होता है उसे कहते हैं नमूना है। तो समझना है पृथ्वी का प्रारूप मतलब पृथ्वी जैसा जो हो उसे कहते हैं पृथ्वी का मॉडल, मॉडल ऑफ अर्थ। और पृथ्वी का प्रारूप क्या है, तो पृथ्वी का जो प्रारूप है उसे कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब आया क्यों सबसे पहले, तो अगर पृथ्वी की प्रारूप की बात करें, ग्लोब क्यों आया, सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी ग्लोब क्यों आया, ठीक है। और फिर बात करेंगे ग्लोब आया तो कैसे ग्लोब बना, हल्की फुल्की बात, बहुत डिटेल में नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जैसा है, जो एनसीईआरटी का अध्ययन करें 6 क्लास के, तो उसमें जैसा वैसा ही अध्ययन करेंगे। तो कैसा है, और फिर बात करेंगे, फिर देख लेते हैं क्या बात करना है, वो टॉपिक के सबसे पता चल जाए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ग्लोब क्यों आया। तो नॉर्मली देख लीजिए कि हमें पृथ्वी का अध्ययन में क्या क्या करना है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी में जब हम अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी में सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं आखिर सबसे पहली जो घटना थी जो आदमी को आश्चर्यचकित कर रही थी, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है। तो दिन और रात, आप सुने होंगे कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है। तो छोटी छोटी रातें लंबी कैसे हो जाती है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं दिन कैसे होती है। तो अध्ययन करना था कि दिन कैसे होता है, दिन कैसे, फिर अध्ययन करना था कि रात कैसे होता है। फिर वही बात कि कभी कभी आप देखेंगे कि दिन छोटी है, रातें बहुत लंबी है, और कभी कभी जब दिन रात बराबर तो भी आदमी को महसूस होने लगता है, कुछ ऐसा दैनिक जीवन में उसका घटना घट जाता है, उसको महसूस होता है कि रातें लंबी है, रातें कट नहीं रही। ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि दिन छोटी रातें लंबी, कई बार ऐसा होता है कि रातें छोटी दिन लंबी होने लगती है। तो यह घटना ज्योग्राफी में मतलब चूंकि पृथ्वी के घूर्णन से निर्धारित होता है, परिक्रमण से निर्धारित होता है, तो उस पर हम बात करते हैं कि आखिर सवाल है कि दिन और रात कैसे होता है, फिर दिन छोटी कैसे है, रातें लंबी कैसे है, दिन लंबी कैसे है, रातें छोटी कैसे है। जैसे हम लोग बड़ा दिन मनाते हैं 25 दिसंबर को, हालांकि 25 दिसंबर को नहीं, ऐसा दक्षिण गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है, उस पर ही बात करेंगे। तो ही बात है दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, दिन छोटी कैसे, रातें लंबी कैसे, दिन लंबी कैसे, रातें छोटी कैसे, इस पर बात करेंगे। सवाल है वही बात, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो मौसम कैसे बदलता है उस पर ही बात करेंगे। ऐसे तमाम बातें हैं कि मौसम, जैसे अब बात करें समर, ऑटोमन, स्प्रिंग, विंटर सीजन कैसे कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं, ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे जलवायु कैसे बदलता है। आखिर आप जानते होंगे कि जलवायु संकट है, बहुत बड़ा जलवायु संकट अभी चल रहा है। तो जलवायु संकट कैसे होते हैं, जलवायु कैसे कैसे बदलता है, जलवायु कितने वर्ष के मौसम के औसत, जो मौसम का अगर औसत निकाले तो उसे जलवायु कहते हैं, उस पर बात करेंगे। जलवायु कैसे प्रभावित होती है, वर्षा कहाँ होता है, किस जोन में गर्मी ज्यादा पड़ेगी, किस जोन में ठंडा ज्यादा पड़ेगा, किसी जोन में आप देख रहे हो कि आदमी काफी गोरा है, किसी जोन में काफी काला है। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या जलवायु कारण ऐसा हो रहा है, पृथ्वी के क्षेत्र के कारण ऐसा हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण ऐसा हो रहा है। तो बिल्कुल सूर्य के प्रकाश के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी की स्थिति के कारण ऐसा हो रहा है, उस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आखिर मान लीजिए कुछ स्थलाकृति जैसे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ हम अक्षांश देशांतर के आधार पर नहीं समझेंगे। हम हिमालय का निर्माण चूंकि कौन से पर्वत कहाँ है, कौन से पठार कहाँ है, जैसे मान लीजिए किस देश, किस महादेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस देश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस महासागर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इन चीजों का अध्ययन हम चूंकि बात करें किसी प्रकार की स्थिति का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, अक्षांश देशांतर के आधार पर करेंगे। और चूंकि पृथ्वी पर कौन चीजें कहाँ विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है, अगर उसे समझना है तो हम उसके लिए क्या किए, एक मॉडल बनाए, मॉडल ऑफ अर्थ बनाए, जिसे हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब के माध्यम से हम सारा चीज का अध्ययन कर सकते हैं। और एक बात देखिए, चूंकि उस समय सवाल है कि ग्लोब के माध्यम से समझेंगे कैसे, तो सवाल है कि देखिए दिन हो रहा है, तो दिन क्यों हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो सूर्य तो हम किसी चीज को मान सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में एक हाथ में टॉर्च है और एक हाथ में देख लीजिए ग्लोब है, ऐसे ग्लोब है, और वहां से हम सूर्य का लाइट जलाएं, ठीक है। तो जैसा हमारे यहाँ दिन हो रहा है, रात हो रहा है, उस घटना को तो हम देख रहे हैं। तो सूर्य से कैसे प्रकाश आ रही है, और हम क्या करेंगे, सूर्य की स्थिति में थोड़ा चेंज करेंगे, पृथ्वी की स्थिति में चेंज करेंगे, और उसे चेंज करते करते देखेंगे कहाँ क्या क्या हो रहा है, अरे समझ में, और कैसे कैसे चेंज हो रहा है, उसके आधार पर कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। और ऐसे निष्कर्ष निकालते निकालते हजारों वर्षों में और कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकला, और उसी निष्कर्ष का हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी पे क्या क्या कहाँ कहाँ मौजूद है
वही क्या है, मॉडल है, उसी मॉडल को क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। और वही घटना का हम जब ग्लोब समझेंगे तो ग्लोब के माध्यम से सब कुछ जान लेंगे, दिन कहाँ, रात कहाँ, छोटी दिन कहाँ, लंबी रात कहाँ, मौसम कैसे बदलते हैं, सारा कुछ, महादेश कहाँ है, देश कहाँ है, आखिर कौन सा महादेश है जहाँ की जलवायु गर्म है, कौन सा देश है जहाँ की जलवायु ठंडी है, कहाँ कैसा। और याद रखना है आपको कि जहाँ की जलवायु जैसी होगी वहाँ का आदमी का नेचर भी वैसा होगा। ठीक है, जैसे आप हॉलीवुड की मूवी देखिए, ब्रिटेन की मूवी देखिए, तो वहाँ के लोग बहुत शांत होंगे। ठीक है, इस पर बात करेंगे आगे हम लोग, अभी थोड़ा सा लंबा ज्यादा हो जाएगा। तो जहाँ का जैसा जैसा एक्टिविटी, जहाँ जैसी जलवायु वैसा आदमी का नेचर बनता है। आदमी का गोरा होना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सब कुछ बात करेंगे, मसाला का कृषि कैसी होगी, जलवायु कैसी होगी, आर्थिक दृष्टिकोण से जैसे कहाँ कौन सा खनिज निकलेगा, हीरा की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी, अभ्रक की मात्रा कहाँ ज्यादा होगी, सोना का मात्रा कहाँ ज्यादा होगा, सारा कुछ कहाँ निर्भर करता है उसके भौगोलिक क्षेत्र पर। और भौगोलिक क्षेत्र को कैसे समझेंगे, ग्लोब के माध्यम से। ग्लोब कैसे बताता है, अक्षांश देशांतर के माध्यम से। और अक्षांश देशांतर के माध्यम से जो पता चलता है उसको कहते हैं स्थिति, हमारा अगला रूप। तो पृथ्वी का प्रारूप क्या है, ग्लोब है। इस बात को आप समझ गए। तो चूंकि मामला क्या था, शुरू में जो ग्लोब बनाया गया, मतलब पृथ्वी का जो पृथ्वी कैसा है, तो चूंकि शुरू में माना गया पृथ्वी चपाट है, चपाट मतलब सुख होता है उल्लू चपाट, वो नहीं, पृथ्वी चपाट है मतलब फ्लैट है, तस्तरी नुमा है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का जो सबसे पहला मैप बनाया गया वो द्विविमीय बनाया गया, मतलब मानचित्र जो आप देखते हैं कि नहीं, नक्शा जो होता है दीवार में साटा हुआ रहता है दीवार पे, तो दीवार जनरली उस पर साटा हुआ रहता है, तो वैसा मैप पहले बनाया गया। लेकिन वो जो मैप है उससे हम परिघटना को तो अध्ययन नहीं कर सकते, दिन रात कैसे, जैसे मानचित्र है मेरे पास, तो उसको नचा नचा के तो नहीं देख सकते सूर्य का प्रकाश कैसे आ रहा है। तो इसे समझने के लिए हमें ग्लोब बनाना पड़ा। तो पहले जो ग्लोब बनाया गया था वो द्विविमीय बनाया गया था, मतलब पेपर पे बनाया गया था, और बाद में फिर उसे पृथ्वी के मॉडल में फिट किया गया। और सबसे पहले जो ग्लोब बनाया उस आदमी का नाम था वैहम। और पूछे कि ग्लोब सबसे पहले किसने बनाया था, याद रखो उस आदमी का नाम था क्या था, वैहम। और कैसा ग्लोब बनाया, तो 3D। अरे समझ में, ठीक है। तो ये है पृथ्वी का रूप। अब सवाल है कि कैसे करेंगे अध्ययन, तो पूरा हमको ज्योग्राफी में पढ़ना है कि ग्लोब के माध्यम से कैसे अध्ययन करेंगे, और आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि पृथ्वी का प्रारूप ग्लोब है, तो ग्लोब कैसे कैसे होते हैं, ग्लोब किस किस प्रकार के ग्लोब हैं। तो ग्लोब की अगर बात करो, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी अभी, और आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे सब कुछ आप लिख सकते हैं, खनिज संसाधन लिख सकते हैं। थोड़ा सा एक मिनट रुकिए, इंक थोड़ा डाल दें। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए खनिज संसाधन जितने आ जाएंगे सब कुछ आ जाएंगे ग्लोब के माध्यम से, हम सभी भूपटल का अध्ययन कर सकते हैं, सब कुछ का। जियोमार्फोलॉजी छोड़ दीजिए। अच्छा, जियोमार्फोलॉजी में भी जो हिमालय वगैरह बने, जो पर्वत वगैरह बने, पर्वत पठार बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्योंकि कहाँ बना, कैसे बना, इस बात को हम ग्लोब से हम समझेंगे। तो सर आपको समझ में आया, आपको भी पता चलेगा ग्लोब से कि कौन सा प्लेट कहाँ है। अभी आपको मेरी बात तो हो सकता है कुछ कुछ पॉइंट कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बेसिक से हम बात करते करते हाई तक जाएंगे और थोड़ा सा हाई लेवल की बात कर लेते हैं। ये बातें ठीक है। ग्लोब, अब सवाल एक बात और देख लेते हैं, ग्लोब किस प्रकार के, ग्लोब का प्रकार क्या है, ये इंसेक्ट में इस बात का मेंशन है। तो ग्लोब के कई प्रकार है, जैसे पॉकेट ग्लोब, छोटे छोटे ग्लोब होते हैं, जैसे पॉकेट डिक्शनरी होता है उसे पॉकेट ग्लोब होता है, आप उसे पॉकेट में लेके कहीं जा सकते हैं। एक होता है बैलून नुमा ग्लोब, उन्होंने बैलून जैसा है, उसे जैसे आप फूंक मारेंगे, फुलाएंगे, तो फुलाने के बाद आपको सारा देश नजर आएगा, तो बैलून नुमा ग्लोब। उसका फायदा ये है कि आप उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं आराम से। एक है एक ग्लोब। अच्छा, इस ग्लोब को देखिए, तो इस ग्लोब में आपको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, स्थिति सबका दिख रहा है, इसे कहते हैं स्थानीय ग्लोब। ठीक है। और एक ऐसा ग्लोब होता है जिसमें एक देश वगैरह तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ जितने भी नक्षत्र है, जितने भी तारे हैं, जितने तारे और जितने मतलब ग्रह वगैरह सारा कुछ दिखाई देगा, उसे कहते हैं खगोलीय ग्लोब। वैसे ग्लोब भी मौजूद होते हैं, और सामान्यतः उस ग्लोब का यूज जो खगोल शास्त्री होते हैं, ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले होते हैं, वही प्रयोग करते हैं, जो कि नक्षत्र का आइडिया लगाते हैं, तारे का आइडिया लगाते हैं, सूर्य का आइडिया, चंद्रमा का आइडिया ऐसा लगाते हैं। आ रहा समझ में? तो उसे क्या कहते हैं, खगोलीय ग्लोब कहते हैं। तो ऐसे ग्लोब भी मौजूद है। ग्लोब का मतलब सिर्फ पृथ्वी का मॉडल नहीं होता है, ग्लोब का मतलब खगोल का भी मॉडल होता है। आ रहा समझ में? चलिए, ये बात हो गया। अब ग्लोब के बारे में थोड़ा सा देखो, ग्लोब का स्ट्रक्चर। तो आप देख लीजिए ग्लोब में, ग्लोब में एक ऐसी संरचना है, ठीक से देखिए। अगर ग्लोब का स्ट्रक्चर है तो ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो सीधी कीजिए नॉर्मली। देखिए ये जो घूम रहा है, तो ये तो पृथ्वी का मॉडल है, ठीक है।
और ए आपको नॉर्मली क्या दी, ग्लोब को टिकाने के लिए दिया हुआ है, ये कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप समझिए जो ये आपको दिख रहा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये जो पोल दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, एक्सिस। तो आप नॉर्मली यहाँ देखिए, इसे समझिए, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, और ये जो आपको दिख रहा है ए और ए, जब आप इसे घुमाएंगे, ये इसको हटा दीजिए, मान लीजिए है ही नहीं कुछ, ये इसलिए क्योंकि टिका रहे, ठीक है, टिकना भी जरूरी है। तो चलिए इसे घुमाते रहिए, तो घुमाने के बाद पाएंगे कि ये जो है और ये स्थिर है, तो इसे कहते हैं अक्ष। क्या कहते हैं, अक्ष। और जो उत्तर की ओर अक्ष है उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, जो पॉइंट है, और ये इधर तरफ है दक्षिण की तरफ, उसे कहते हैं दक्षिण ध्रुव। जैसे आप एक आलू लीजिए और आलू में झाड़ू का लकड़ी घुसा दीजिए, तो जहां से घुसाते हैं तो जो ऊपर वाला पार्ट उसे हम उत्तरी ध्रुव कहेंगे, नीचे वाला पार्ट को दक्षिण ध्रुव कहेंगे। आलू को ऐसे ऐसे घुमाइए तो झाड़ू का लकड़ी है उसे कहेंगे अक्ष, ठीक है। या फिर जो स्वेटर वगैरह बुनते हैं वो कांटा लीजिए, आलू में घुसा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो आलू को घुमाएगा तो जो स्वेटर का कांटा है उसे हम अक्ष कहेंगे, आलू को हम पृथ्वी कहेंगे, और जहां से घुसा है उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव, और जहां निकला उसे क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुव कहेंगे। तो ये मॉडल ऑफ अर्थ है। तो आप ये पाएंगे कि पृथ्वी जो घूम रहा है वो पृथ्वी किसके चारों तरफ घूम रहा है, अक्ष के चारों तरफ। तो जब भी पृथ्वी घूमेगा तो हम क्या कहेंगे, अक्ष के चारों तरफ। और पिछले क्लास में पढ़ेंगे घूर्णन किसे कहते हैं, जब कोई ग्रह या पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। आ रहा समझ में। तो ही याद रखना किसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और अक्ष के जो उत्तरी बिंदु से क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, अक्ष के दक्षिण बिंदु से क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पृथ्वी के रूप पढ़ लिए, पृथ्वी का प्रारूप पढ़ लिए, और ग्लोब के स्ट्रक्चर पढ़ लिए। ग्लोब के स्ट्रक्चर में आपको जानना है अक्ष के बारे में। अक्ष क्या है, एक ऐसा बिंदु, एक ऐसा काल्पनिक रेखा। अक्ष ऐसा नहीं कि हम आलू में इसलिए झाड़ू की लकड़ी डालें या फिर स्वेटर बुनने वाला कांटा डालें कि आप समझ पाएं, लेकिन वास्तव में पृथ्वी में ऐसा कोई रेखा है नहीं। तो अक्ष जो है, अक्ष एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है। तो एज्यूम करना कि पृथ्वी है और इसमें एक लकड़ी डाला हुआ, एज्यूम करना है। तो वास्तव में देख लीजिए जो पृथ्वी है इसमें ऐसी कोई रेखा है नहीं, हम एज्यूम करते हैं। क्योंकि जब मान लीजिए हम ऐसा, मान लीजिए ऐसे करके हम घूमेंगे, हर क्लास में अगर घूम जाते हैं ऐसे घूमेंगे, तो ऐसा मानना है कि एक ही पॉइंट पे हम अगर हैं स्थिर प्रॉपर, तो आपको मानना है कि किसी न किसी बिंदु के हम चारों तरफ घूमे हैं। तो कोई ना कोई तो बिंदु होगा, वही बिंदु को अक्ष कहेंगे, उस बिंदु से एज्यूम करना कि कोई ना कोई रेखा गई है। तो पृथ्वी जब घूम रही तो एक ठीक बीच में कोई ना कोई बिंदु होगी, तो इसी को अक्ष मानना है। क्या अक्ष कोई रेखा है पृथ्वी में मौजूद? नहीं, कोई रेखा नहीं है। इसलिए कहते हैं वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूम जाती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। उस काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी का घूर्णन क्या है, जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर एक बार घूम जाए तो उसे घूर्णन कहते हैं। आगे समझ में, ये मामला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है चीज आप समझ गए हैं। अब हम लोग क्या क्या मॉडल में बात किए थे, पृथ्वी के रूप, पृथ्वी के प्रारूप, उसके बाद स्थिति की बात की थी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा स्थिति पर हम लोग बात डाल लेते हैं। अब है स्थिति। इसे बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, समझना इस बात को। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए, आप भी खेल सकते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ। फिर देखना है जी, एच, आई, जे, के, एल। फिर देखना है एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर। फिर देखना है एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। किसी को हमने कहा कि ऐसा कोई नाम एज्यूम करो अपना मन में, और तुम मुझे बताना मत, मैं जान जाऊंगा। एक खेल है, ठीक है। तो उसने नाम अपने मन में एज्यूम किया सीता, और मुझे नहीं बताया, ठीक है। मैं उससे बोलूंगा अपने मन में सोचे रहो, तो सोच के रखा हुआ है। मैंने कहा काम बात बताओ, तुम्हारा जो नाम है कितने लेटर का? तो उसने बताया 4, मैं 4 लिख दिया। उससे पूछा ऐसा करो, ऐसा बताओ कि उस नाम का पहला लेटर इस लाइन में मौजूद है? उसने कहा इस लाइन में है मौजूद, तो मैं लिख दिया पहला लेटर। मैंने कहा दूसरा लेटर इस लाइन में मौजूद है? उसने कहा नहीं। इस लाइन में मौजूद? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इस लाइन में मौजूद? उसने कहा हाँ, तो मैंने दूसरा लिख दिया। मैंने कहा तीसरा लेटर जो है इस लाइन में मौजूद है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इस लाइन में मौजूद? उसने कहा हाँ, मैंने तीसरा यहाँ लिख दिया। मैंने कहा चौथा लेटर इस लाइन में मौजूद है? उसने कहा हाँ, मैंने यहाँ 4 लिख दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि ठीक उसी नाम का बताओ, क्या पहला लेटर इस लाइन में मौजूद है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इसमें? कहा नहीं। फिर मैंने पूछा इसमें? उसने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा इसमें? उसने कहा हाँ, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर उसको पूछो उस लाइन का दूसरा लेटर इस लाइन में मौजूद है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा इसमें? नहीं। उसने कहा, मैंने कहा इसमें? तो उसने कहा हाँ, तो दूसरा लेटर। फिर पूछा तीसरा लेटर
इसमें मौजूद है, उसने कहा नहीं, इसमें, उसने कहा नहीं, इसमें, उसने कहा नहीं, मैंने कहा इसमें, इसने कहा हाँ। फिर मैंने कहा चौथा लेटर इस लाइन में मौजूद है, उसने कहा हाँ, तो लिख दिया 4। वो मन में है, मुझे उसने नाम नहीं बताया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मिलाऊंगा 1 और 1, देखिए यहाँ मिला है, मैं लिखूंगा S। फिर देख लीजिए 2 और 2 यहाँ मिल रहा है, 2 से 2 मिल रहा है, मैं लिखूंगा 2। फिर देखिए 3 से 3 और 3, 3 और 3 T पे मिला है तो लिखूंगा T। अब फिर कहाँ है, अब 4, तो 4 और 4 A पर मिला है तो मैं लिख दूंगा A। सीता नाम आ गया और मैं उसे बता दिया सीता। उसके सामने ऐसे नहीं मिलाऊंगा, मैं ऐसे देखूंगा। बचपन में ऐसा होता है काम, अब तो लोग पकड़ लेते हैं। तो समझ इस बात की, तो उसे लगता था अच्छा मन का बात जान गया। आखिर क्या है, जैसे जिस प्रकार जितना भी जादू वो किसी न किसी ट्रिक के पीछे काम करता है, ठीक है। अब इसकी सच्चाई क्या है उस पर बहुत बातें हैं, कुछ हद तक ये सच भी होता है, लेकिन मैक्सिमम जादू ट्रिक उसके पीछे कोई ना कोई विज्ञान काम कर रहा होता है। तो याद रखना कि ये भी क्या एक प्रकार का विज्ञान है, गणित है। तो याद रखना कि चूंकि हम नॉर्मली क्या किए, हमने एक स्थिति जाना, वर्ड का स्थिति जाना, नाम बता दिया। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही है, ऐसा इसमें देखिए 2 प्रकार का लाइन था, एक सोई हुई लाइन, एक खड़ी लाइन। तो पृथ्वी पर ही ऐसी 2 प्रकार की लाइनें मौजूद है। हालांकि ये लाइन मौजूद नहीं है। जब ग्लोब जिस समय बनाया गया तो ग्लोब बनाने समय देखा गया कि आखिर हम कैसे जानेंगे, जैसे मान लीजिए अमेरिका मौजूद है तो हम कैसे जानेंगे अमेरिका कहाँ है, हम कैसे जानेंगे भारत कहाँ है, और हम अगर जान भी जाए तो दुनिया कैसे जानेगी भारत कहाँ है। और कंप्यूटर को याद रखना, कंप्यूटर किसी प्रकार के वर्ड को नहीं समझता, वह याद रखना डिजिट को समझता है, 0 नहीं तो 1, इस टाइप के डिजिट को समझता है। तो कंप्यूटर कैसे समझ पाएगा इस बात को। इसीलिए जितने भी क्षेत्र है उस क्षेत्र को किसी न किसी प्रकार से कोड किया गया, और वह कोड किया गया उसके रेखा के माध्यम से। जो सोई हुई लाइन थी उसे अक्षांश रेखा कहा गया, और जो खड़ी हुई लाइन उसे देशांतर रेखा कहा गया, जिसमें ऐसे सोई हुई लाइन से अक्षांश रेखा कहा गया, और जो खड़ी लाइन उसे देशांतर रेखा कहा गया। और पूरे पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांट दिया गया, और उसे कोड दिया गया एंगल के माध्यम से। 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा। वैसे देशांतर रेखा को भी 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा। और जहां अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को कट कर रही थी उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे 2 कट कर रहे थे उसका कुछ ना कुछ पॉइंट का नाम था A, वैसे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट का पॉइंट का नाम दिया गया, और उसी से उसका स्थिति हम जान जाते हैं। इसीलिए आज हम नॉर्मली सैटेलाइट के माध्यम से ये जान जाते हैं कि कौन कहाँ है। हमें कहीं जाना है, अगर ये नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता। किसी से पूछो कहाँ हो तो बोलेगा बाप में। किसी बच्चा को फोन किया, बोला कि कहाँ हो, वो बोला बाप में। तो अजीब हो जाएगा दिमाग, यार बच्चा तो अभी तक माँ में रहता था। सवाल बताओ, बाप एक जगह है गुजरात में, ठीक है। तो बाप का कोई ना कोई तो लोकेशन पॉइंट होगा, कोई ना कोई अक्षांशीय मान होगा, कोई ना कोई देशांतरीय मान होगा, और दोनों एक दूसरे को जहाँ क्रॉस करेगा वही उसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा। जीपीएस में आज गूगल में आप वो लोकेशन टैप कीजिए और फिर वो लोकेशन ट्रेस करेगा, फिर आपको डायरेक्शन देगा कि हाँ 10 मीटर आगे जाके उत्तर मुड़ जाइए, फिर दक्षिण मुड़ जाइए, मतलब दक्षिण मुड़ जाइए, पूर्व मुड़ जाइए, पश्चिम मुड़ जाइए, और ऐसे करके आपको उस लोकेशन तक पहुंचा देगा। जीपीएस इसी सिस्टम पे काम करता है। तो साफ साफ बात है कि अक्षांश देशांतर अगर आप नहीं समझे तो आप ज्योग्राफी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अगला क्लास ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है अक्षांश रेखा। वो एक पूरा का पूरा क्लास अक्षांश रेखा पे लूंगा और एक पूरा का पूरा क्लास देशांतर रेखा पे, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से जो तथ्य निकले उस पर बात करेंगे। फिर ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इस लेसन को समझने के बाद ज्योग्राफी आपके लिए आसान हो जाएगा, और फिर आसान हो जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिर आईआर। बात करेंगे आगे, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग, बाय।